नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन वीडियो क्लासों में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान सीड हैबिटेट को डिस्कस कर रहे थे, मतलब बीजीय स्वभाव या पार्ट 2 में जो बीजीय स्वभाव होता है या बीजीय स्वभाव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे। जहाँ पर हमने बीजीय स्वभाव को लेकर 1 पॉइंट डिस्कस कर लिया था, और वो पॉइंट कौन सा था? डेवलपमेंट ऑफ हेटेरोस्पोरी, मतलब विषम बीजाणुता का विकास। और उसको हमने वहाँ पर कंप्लीटली देख लिया था कि विषम बीजाणुता का विकास किस प्रकार होता है। इससे मैंने आपको बताया था कि जो बीजाणुधानी होती है उसमें पोषण सीमित मात्रा में होता है, इसी कारण कुछ बीजाणु मात्र कोशिकाएं वहीं अपासित हो जाती है और बाकी कुछ ही 1 या 2 बीजाणु मात्र कोशिकाएं शेष रहती है जो कि बीजाणु बनाएगी, और उन बीजाणुओं को पोषण सीमित मात्रा में मिलेगा, जिसके कारण वह अपना आकार बड़ा कर लेंगे। इसी कारण लघु बीजाणुओं की तुलना में उनका आकार बड़ा होगा और उन्हें गुरु बीजाणु कहा जाएगा। इसी प्रकार हमने देखा था कि कुछ गुरु बीजाणु अपहासित भी हो जाते हैं या रुद्र वृद्धि फॉर्म में भी पाए जाते हैं। विभिन्न जीवाश्मीय पादपों के हमने अध्ययन किया था, जैसे केलेमोकार्पोन है। ऐसे जीवाश्मीय पादपों के अंतर्गत देखा था कि जो कुछ गुरु बीजाणु थे वह रुद्र वृद्धि फॉर्म में वहाँ पर पाए जा रहे थे, जो भी इस बात का संकेत है कि हेटेरोस्पोरी का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद हमने जो सेकंड पॉइंट स्टडी करना है वह है बीज का विकास या डेवलपमेंट ऑफ सीड्स। तो अगर हम डेवलपमेंट ऑफ सीड की बात करें तो बीज के विकास के लिए जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता थी, डेवलपमेंट ऑफ हेटेरोस्पोरी या सीड हैबिटेट के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता थी, डेवलपमेंट ऑफ हेटेरोस्पोरी, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे बीज का विकास। अब बीज के विकास के लिए क्या क्या होना जरूरी है? एक तो हमने हेटेरोस्पोरी का डेवलपमेंट कर लिया, तो वह आवश्यकता को हमको यहाँ से हटा देनी है, क्योंकि हमने एक ही बीजाणु के अंदर केवल क्या बना लिया है, क्या बचा लिया है? एक ही मेगास्पोर बचा लिया है। तो डेवलपमेंट ऑफ हेटेरोस्पोरी तो यही खत्म हो जाती है जैसे बीजाणु के अंदर केवल एक गुरु बीजाणु होता है और वो गुरु बीजाणु फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब इसके बाद देखना है बीज के विकास के लिए क्या क्या जरूरी है। एक इस गुरु बीजाणुधानी के चारों ओर किसका निर्माण भी होना चाहिए? अध्यावरण का निर्माण भी होना चाहिए। तो इस अध्यावरण की उत्पत्ति या इस अध्यावरण का उद्भव कैसे होता है, कौन कौन सी थ्योरी के द्वारा या कौन कौन से सिद्धांतों के द्वारा इसके उद्भव को समझाया गया है, और इसके विकास किस प्रकार होता है, किस प्रकार इसका विकास होगा, किस प्रकार इसका पोलन चैम्बर बनेगा, किस प्रकार बीजाणु द्वार का विकास होगा, इन सबको आज हमें यहाँ पर देखना है। और साथ ही चल नर युग्मकों से अचल नर युग्मकों का निर्माण या उनका जो विकास है तो किस प्रकार हुआ है उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बीज के विकास को देखें या सीड डेवलपमेंट देखें, तो जो सीड डेवलपमेंट में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो गुरु बीजाणु होता है, बीजीय पादपों में देखें तो बीजीय पादपों में जो गुरु बीजाणु होता है क्या होता है? गुरु बीजाणु या मेगास्पोर कभी भी बीजीय पादपों से मुक्त नहीं होता, मतलब उनके जो बीजांड हैं उनसे मुक्त नहीं होगा। यह गुरु बीजाणु बीजांड के अंदर ही किसका निर्माण करता है? बीजांड के अंदर ही क्या बनाएगा? यह फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाता है? फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। और इस मादा युग्मकोद्भिद के अंदर क्या बनेगी? स्त्री धानियां बनेगी या एग सेल बनेगी। तो आप सभी को पता है कि जो बीजीय पादप होते हैं उनमें गुरु बीजाणु कभी भी पादप से मुक्त नहीं होता, जबकि जो टेलिडोफाइट्स है उनमें बीजाणुधानी से
मुक्त होकर अलग से एक प्रोथेलस लाइक, जिसे मादा प्रोथेलस कहा जाता है, इसी संरचना बनाता है। फिर उसके ऊपर स्त्री दानी का निर्माण होता है। परंतु अगर सीड प्लांट्स में हम बात करें या बीजीय पादपों में बात करें, बीजीय पादपों में भ्रूण बीजाणु कभी भी बीजांड से मुक्त नहीं होगा, वह बीजांड के अंदर रहकर ही फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है और फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर क्या बनेगी, स्त्री दानी या एग सेल बनती है। जब इस स्त्री दानी को कोई भी मेल गैमेट्स फर्टिलाइज करता है, क्या करेगा, मेल गैमेट्स फर्टिलाइज भी करेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनता है। और जाइगोट से क्या बनता है, आगे जाकर जब इसका डेवलपमेंट होता है तो भ्रूण बनता है। तो भ्रूण बनने के दौरान जो यहाँ पर यह बीजांड था, यह किसके रूप में चेंज हो जाता है, सीड के रूप में चेंज हो जाता है। और इस बीज के अंदर ही कुछ मात्रा में क्या उपस्थित होता है, भ्रूण कोष उपस्थित होता है, जो कि पेरेंट प्लांट के द्वारा या जो पैतृक पादप है जिसके ऊपर बीजांड लगा हुआ है, उसी से ही भोजन प्राप्त करता रहेगा सीड्स। और इस स्थिति में जो फीमेल गेमेटोफाइट है, इसे किसी प्रकार की शुष्कता का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बाहर रिलीज होता गुरु बीजाणु और बाहर वातावरण में फीमेल गेमेटोफाइट बनाता, पैतृक प्लांट से अलग होगा, तो उसे शुष्कता जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ता, भोजन की कमी या पोषक पदार्थों के लिए कुछ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती, या कुछ ना कुछ फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है वो डेवलप करने पड़ते, परंतु इनकी जरूरत नहीं है इसे। यह सब किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, शुष्कता से किसके द्वारा बचाया जा रहा है, पैतृक प्लांट के द्वारा बचाया जा रहा है, क्योंकि बीजांड के अंदर ही है तो शुष्कता जैसी कंडीशन का सामना तो इसे करना नहीं पड़ेगा। और बीजांड के अंदर जो या जो सीड के अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको पैतृक प्लांट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो इसे पोषण जैसी समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ता। मतलब सीधे सीधे सब कुछ इसे मिल रहा है यहाँ पर। और आपको पता है जो बीज होते हैं, इन बीजों में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो पेरेंट प्लांट वाली कोशिका। कौन सी कोशिका, अगर हम बीज की बात करें तो बीज एक काफी जटिल प्रकार की संरचना है। क्या है, जटिल प्रकार की संरचना है। इसमें हमें 3 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलेगी। एक तो पैतृक बीजाणुद्भिद की कोशिकाएं, किसकी, पैतृक बीजाणुद्भिद की कोशिकाएं। इसके बाद मादा युग्मकोद्भिद की कोशिकाएं, किसकी, मादा युग्मकोद्भिद की कोशिकाएं। और साथ ही नेक्स्ट स्पोरोफाइटिक जनरेशन की कोशिकाएं या अगली बीजाणुद्भिद की या अगली बीजाणुद्भिद पीढ़ी की सेल्स। तीनों ही प्रकार की सेल्स हमें बीज के अंदर देखने को मिलेगी। अगर बीज की संरचना देखिए तो बीज की संरचना में आपको एक सीड कोट दिखाई देता है जो कि अध्यावरण के रूपांतरण से बनता है। और सीड कोट में कौन सी कोशिकाएं होती है, द्विगुणित कोशिकाएं होती है, जो कि किसकी कोशिकाएं हैं, पैतृक बीजाणुद्भिद की कोशिकाएं हैं। वैसे इसमें कुछ मात्रा में जो बीजांड का ऊतक होता है वह भी कैसा होता है, द्विगुणित होता है। उसे भी कौन सी कोशिका माना जाता है, पैतृक बीजाणुद्भिद की कोशिकाएं माना जाता है। उसी प्रकार हमने देखा कि जो गुरु बीजाणु होता है वह क्या बनाता है, फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। और जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। और अगुणित संरचना को क्या कहा जाता है, यहाँ पर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। तो जो मादा युग्मकोद्भिद की जो कोशिकाएं होती हैं वह भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही अगली बीजाणुद्भिद की कोशिका, अगली जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी आएगी उसकी कोशिका है। तो अगली बीजाणुद्भिद पीढ़ी को कौन बनाने का कार्य करेगा, तो भ्रूण के द्वारा ही क्या बनेगी, अगली बीजाणुद्भिद पीढ़ी
या अगले बीजाणुद्भिद का निर्माण होगा। तो भ्रूण के अंदर अगले बीजाणुद्भिद की कोशिकाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बीज एक काफी जटिल प्रकार की संरचना होती है। इसमें तीनों ही प्रकार की कोशिकाएं, एक तो पैतृक बीजाणुद्भिद की कोशिका, मादा एकमाकोद्भिद की कोशिका और अगले बीजाणुद्भिद की कोशिकाएं यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। और बीज में क्या उपस्थित होता है? सीड कोट उपस्थित होता है और इस सीड कोट के कारण बीज काफी लंबे समय तक प्रसुप्त अवस्था में रह सकता है। मतलब अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं बाहर एनवायरनमेंट में, तो यह डोरमेंट स्टेज में रह सकता है, जिसके अंदर भ्रूण उपस्थित होता है। और जब भी अनुकूल परिस्थिति आएगी, यह बीज अंकुरित होकर नया स्पोरोफाइट जनरेशन का या स्पोरोफाइट का निर्माण कर देगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन है उसकी कोशिकाएं इसके अंदर है, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में इसमें समाहित रहती है। और सीड के सीड कोट की वजह से या सीड के डोरमेंट या प्रसुप्त रहने की वजह से ये इसके अंदर जीवित रहती है। और साथ ही जहाँ तक बीज परिपक्व नहीं हो जाता वहाँ तक ये पैतृक बीजाणुद्भिद से पृथक नहीं होता है। मतलब वहाँ से ये जड़ता नहीं है। जहाँ तक इसका भ्रूण परिपक्व नहीं हो जाता वहाँ तक ये जड़ता नहीं है। और उसके पश्चात भी बीज के परिपक्वन के दौरान और बीज के अंकुरण के समय बीज में जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो कि पैतृक प्लांट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे भ्रूण कोश की बात करो या भ्रूण के बीज पत्रों में जो समाहित भोज्य पदार्थ होता है, उसका उपयोग करते हुए क्या करता है, ये नेक्स्ट स्पोरोफाइटिक जनरेशन का निर्माण करता है। तो बीज के बनने के कितने लाभ हैं आपको पता लग गया होगा यहाँ से। इसको डेसिकेशन का सामना या शुष्कता जैसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता, पोषण के लिए कोई इसे संघर्ष नहीं करना पड़ता, और बीजों का बनना इसलिए पादपों के लिए एक काफी इम्पोर्टेंट विषय रहा है। क्योंकि जहाँ तक बीज नहीं बनेंगे, मतलब जैसे ही बीज बने, इसलिए पादपों का उद्भव होना या इसलिए जो पादप हैं वो काफी एडवांस प्रकृति के होते गए। अब जो ये बीज बना है, तो इस बीज का उद्भव या विकास किस प्रकार हुआ होगा, तो हम इस सीड डेवलपमेंट को 3 पॉइंट के अंदर समझने वाले हैं। एक तो बीज का उद्भव एवं बीज का विकास किस प्रकार हुआ होगा, एक बीज में क्या बना होगा, अध्यावरण का जो उद्भव या अध्यावरण का जो ओरिजिन है वो किस प्रकार हुआ होगा, और फिर अध्यावरण का विकास किस प्रकार हुआ होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमें अध्यावरण का उद्भव और उसका विकास करवाना है, और उसको कौन कौन सी थ्योरी या कौन कौन से सिद्धांतों के द्वारा समझाया गया है, इसको हमें देखना है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं बीज का उद्भव व विकास। अगर हम बीज के उद्भव और विकास की बात करें, तो बीज के उद्भव और विकास में हमें पहले यह देखना होगा कि बीज का जो उद्भव या विकास है ये किस प्रकार हुआ होगा, किस प्रकार साइंटिस्टों ने यह पता लगाया होगा कि बीज का उद्भव या विकास किस प्रकार हुआ है। तो बीज के उद्भव अगर और इसके विकास को देखें तो विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा जो बीज व जो बीजीय पादप हैं, बीज व बीजीय पादपों के पूरा वनस्पतिक अध्ययन के द्वारा, किसके द्वारा, बीज व बीजीय पादपों के जो पूर्वगामी पादप थे उनके पूरा वनस्पतिक अध्ययन या उनके जीवाश्मों के अध्ययन के द्वारा, किसके द्वारा, जीवाश्मों के अध्ययन के द्वारा बीजीय पादपों के उद्भव तथा विकास का पता लगाया गया, या पूरा जो पैलियोबोटनिकल जो एविडेंसेस थे उनके माध्यम से हम बीजीय और बीजीय पादपों के उद्भव और विकास को समझ सकते हैं। और इनका पता जो बीज और बीजीय पादपों के जो पुरागामी पादप थे या इनके जो पूर्वगामी पादप थे उनके जीवाश्मों का अध्ययन करके इनके उद्भव और विकास का पता लगाया गया। अब जो बीजों के विकास के संदर्भ में विभिन्न चरण संबंधित हैं। भाई बीजों का विकास किस प्रकार हुआ होगा, जीवाश्मों के अध्ययन से क्या क्या पता लगाया गया। जैसे हमने बात की थी जो समबीजाणुता की,
उससे किसका निर्माण हुआ या उससे किसका विकास हुआ? विषम बीजाणुता का। सम बीजाणुता से विषम बीजाणुता का विकास होना। उसी प्रकार गुरु बीजाणु दानी के अंदर ही रहकर या जो गुरु बीजाणु थे उनकी संख्या में धीरे धीरे कमी आई, या उन गुरु बीजाणु दानी में कुछ गुरु बीजाणुओं के अपघटन से केवल एक ही गुरु बीजाणु शेष रहा गया, और वही गुरु बीजाणु किसके रूप में रूपांतरित हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में रूपांतरित हो गया। तो दूसरा पॉइंट या दूसरा चरण क्या है? गुरु बीजाणु दानी में, गुरु बीजाणु दानी में पहले क्या थे? बहुत सारे गुरु बीजाणु थे, उनमें क्या हुआ? अपघटन की प्रक्रिया हुई, जिसमें से कुछ गुरु बीजाणु क्या हो गए? अपहासित हो गए। केवल गुरु बीजाणु दानी में केवल क्या बचा? एक ही गुरु बीजाणु बचा, और ये गुरु बीजाणु भी आगे जाकर किसके रूप में रूपांतरित हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में या मादा स्पर्मोद्भिद के रूप में रूपांतरित हो गया। इसके बाद क्या हुआ होगा? द्वितीय पात्रों के उद्भव एवं विकास के दौरान जो तीसरा पॉइंट है उसमें क्या हुआ होगा? अद्यावरणी तंत्र का विकास, क्योंकि यहाँ पर हमने गैमेटोफाइट तो बना लिया गुरु बीजाणु दानी के अंदर, और गुरु बीजाणु दानी के चारों ओर क्या आना चाहिए? अद्यावरण आना चाहिए। तो अद्यावरणी तंत्र का विकास या अद्यावरण का विकास, ये जितने भी जो पॉइंट्स है, एक तो सम बीजाणुता से विषम बीजाणुता का विकास, गुरु बीजाणु दानी में कुछ गुरु बीजाणुओं के अपघटन या उनके अपहासन के फलस्वरूप केवल एक गुरु बीजाणु का शेष रह जाना, और उस गुरु बीजाणु के द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कर देना, और अद्यावरणी तंत्र का विकास। ये क्या है? बीज के निर्माण की या बीज के विकास की क्या है? प्रावस्था है। और जो डिवोनी काल था, कौन सा काल? डिवोनी या डिवोनियन काल। उस काल में विभिन्न प्रकार के जो जीवाश्मीय पादप थे उनके अध्ययनों से पता लगाया गया कि एक गुरु बीजाणु दानी के अंदर जो एक गुरु बीजाणु था वह जब फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में विकसित हुआ, उस गुरु बीजाणु दानी के चारों ओर किसका निर्माण हुआ? अद्यावरण का निर्माण हुआ। तो ऐसा पता डिवोनिक काल के जो जीवाश्मीय पादप थे उनके बीजीय संरचना के जो भी बीजीय जो संरचना थी उनमें ऐसा पता लगाया गया कि गुरु बीजाणु दानी के अंदर जो गुरु बीजाणु था वह जैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में रूपांतरित हुआ, उसी दौरान उसके चारों ओर क्या हो गया? उस गुरु बीजाणु दानी के चारों ओर अद्यावरणी तंत्र का विकास हुआ। अब जो गुरु बीजाणु दानी के चारों ओर जो अद्यावरण पाया जाता है वह भी दो प्रकार से मिलता है। कुछ बीजांडों में जो अद्यावरण पाया जाता है उसमें जो बीजांड का जो बीजांड काय होता है और अद्यावरण होता है, ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं? पृथक रहते हैं। मतलब बीजांड का जो बीजांड काय होगा और उसका अद्यावरण होगा, ये आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। अगर जुड़े हुए होंगे तो केवल आधारीय भाग से ही होंगे। तो इस प्रकार का अद्यावरण देखने को मिलता है। साथ ही तो कुछ अद्यावरण ऐसे भी देखे गए जिनमें बीजांड काय और अद्यावरण दोनों ही संयुक्त रूप से या दोनों ही आपस में जुड़े हुए थे। तो डिवोनिक काल के जो जीवाश्मीय पादप थे उनमें ऐसा देखा गया, उसमें दो प्रकार के अद्यावरण देखे गए। ऐसे ही जो लेपिडोकार्बन और जो मियाडेस्मिया के जो बीजांड थे उनमें भी ऐसी ही स्थितियां देखी गई। कुछ बीजांडों में तो अद्यावरण और बीजांड काय संयुक्त था और कुछ अद्यावरणों में बीजांड काय और कुछ पादपों में बीजांड काय और अद्यावरण पृथक था। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बीज के उद्भव और विकास को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पर हमने बीज के विकास के संबंध में विभिन्न चरण देखे, विषम बीजाणुता से विषम बीजाणुता का निर्माण हुआ होगा। गुरु बीजाणु दानी में गुरु बीजाणुओं की संख्या में क्या आई होगी? कमी आई होगी, और उस गुरु बीजाणु के द्वारा क्या एक ही गुरु बीजाणु शेष रह गया होगा और उसके द्वारा ही क्या हुआ होगा? फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण किया होगा। और उसके बाद अद्यावरणी तंत्र का या बीजांड के चारों ओर या जो गुरु बीजाणु दानी थी
उसके चारों ओर अद्यावरण का विकास हुआ होगा। और साथ ही हमने डियोनिक काल के जो जीवाश्म पादप थे उनके रिकॉर्ड के आधार पर हमने देखा कि एक गुरु बीजाणु जब मादा ग्लूकोद्दीप में परिवर्तित होता है उसी दौरान गुरु बीजाणुदानी के चारों ओर अद्यावरण का विकास हो जाता है। और उन जीवाश्मों के द्वारा भी यह भी देखा गया कि जो बीजांड थे उनमें दो प्रकार के अद्यावरण थे। एक में एक कुछ पादपों के जो अद्यावरण थे उनके बीजांडकाय से संयुक्त थे और कुछ पादपों में दोनों ही पृथक पृथक थे। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, बीज का उद्भव व विकास। अब इसके बाद देखते हैं हम अद्यावरण का उद्भव। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वह है अद्यावरण का उद्भव या ओरिजिन ऑफ इंटेग्यूमेंट। अब जो अद्यावरण का उद्भव है इसके अंतर्गत हमें ये देखना है कि अद्यावरण का जो ओरिजिन है या इनका जो उद्भव है वह किस प्रकार हुआ होगा। तो बीजांड का जो बीजांडकाय होता है उसमें सहवनीकरण तथा अद्यावरण के उद्भव को लेकर दो सिद्धांत दिए गए हैं। एक तो टिलोम सिद्धांत या टिलोमिक थ्योरी और दूसरा है बीजांडकाय रूपांतरणवाद सिद्धांत। इन दोनों ही सिद्धांतों के द्वारा एक तो अद्यावरण के उद्भव को और बीजांडकाय में और अद्यावरण में संवहनीकरण की प्रोसेस को और अद्यावरण के विकास को समझाया गया है। तो पहले हम बात करते हैं टिलोम थ्योरी की या टिलोम सिद्धांत की, जो कि अद्यावरण के उद्भव को लेकर और उनके विकास को लेकर सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। जो टिलोम सिद्धांत या जो टिलोम थ्योरी दी गई थी यह एक सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है और इसको दिया था ज़िमरमैन नामक साइंटिस्ट ने। तो जो टिलोमिक थ्योरी या जो टिलोमिक कॉन्सेप्ट दिया गया था वह दिया गया था ज़िमरमैन नामक वैज्ञानिक ने। और ये टिलोम थ्योरी किसको समझाती है? अद्यावरण के उद्भव को और उसके विकास को समझाती है। इस टिलोम थ्योरी के अनुसार यह बताया गया है कि जो राइनिया पादप था जो कि जीवाश्मीय टेरिडोफाइट्स पादप है, उस राइनिया पादप में जो शाखाएं उपस्थित होती थी वह द्विशाखित होती थी। एक शाखा मतलब जो एक शाखा थी वह कैसी थी? द्विशाखित फॉर्म में थी और इन शाखाओं को कहा जाता है टिलोम। इन शाखाओं को क्या कहा जाता है? टिलोम कहा जाता है। और इन दोनों टिलोमों में से एक टिलोम फलद होती थी मतलब फर्टाइल नेचर की और दूसरी अफलद होती थी। जो टिलोम फलद होती थी उसके ऊपर क्या होगी? उसके ऊपर बीजाणुदानी होगी और अफलद टिलोम के ऊपर बीजाणुदानी नहीं थी। तो टिलोम थ्योरी के अनुसार क्या बताया गया है? जो राइनिया टेरिडोफाइट्स पादप है जो कि एक जीवाश्मीय पादप है उसमें द्विशाखित प्रकृति की शाखाएं पाई जाती हैं जिन्हें टिलोम कहा जाता है। उन टिलोम में से एक फलद है और दूसरी अफलद है। फलद टिलोम के शीर्ष भाग पर क्या है? एक बीजाणुदानी उपस्थित है या स्पोरेंजियम उपस्थित है। अब इसके द्वारा अद्यावरण का उद्भव किस प्रकार हुआ है वह समझाया गया है। तो उन्होंने बताया कि ज़िमरमैन नामक साइंटिस्ट ने टिलोम थ्योरी के माध्यम से कि जो ये टिलोमिक शाखाएं थी इन शाखाओं में जो फलद शाखाएं हैं इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती है। जैसे जैसे समय के अनुसार क्या होता गया? जो फलद टिलोम था इनकी संख्या क्या होती गई? धीरे धीरे कम होती गई। पहले बहुत सारे फलद टिलोम थे, बहुत सारे अफलद टिलोम थे, परंतु इनमें से जो फलद टिलोम वाली शाखाएं थी वह कम होती गई और वह अफलद में कन्वर्ट होती गई और धीरे धीरे वह केंद्र में स्थानांतरित हो गई। जैसे पहले इधर भी क्या की फलद थी तो धीरे धीरे ये फलद टिलोम कम होती गई और जो फलद टिलोम बची थी वह केंद्र में व्यवस्थित होती गई और अफलद टिलोम इसके चारों ओर क्या हो जाती है? व्यवस्थित हो जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है? जो फलद टिलोम है उनकी संख्या और कम हो जाती है और केवल लास्ट में एक ही फलद टिलोम शेष बचती है, जबकि जो अफलद टिलोम थी वो इसके चारों ओर ऐसे
व्यवस्थित होकर एक पुंजलाई संरचना का चारों ओर व्यवस्थित हो जाती है और बीच में क्या होती है, यहाँ पर एक फलक टिलोम होती है जिसके ऊपर क्या लगी हुई रहती है, बीजाणुदानी लगी हुई होती है। अब इस बीजाणुदानी में भी पहले बहुत सारे बीजाणु हुआ करते थे, परंतु धीरे धीरे सारे ही बीजाणु क्या हो जाते हैं, अपहासित हो जाते हैं, केवल इसमें एक ही बीजाणु शेष रह जाता है। और इस बीजाणु जो यहाँ पर शेष रह जाता है इसे गुरु बीजाणु कहा जाता है। और एक गुरु बीजाणु जिस बीजाणुदानी में उपस्थित होता है उसे मेगास्पोरेंजिया या गुरु बीजाणुदानी कहा जाने लगा। अब विकास के दौरान क्या हुआ, जो अफलक टिलोम थी वह धीरे धीरे आधारीय भाग से नीचे की ओर जुड़ गई और नीचे की ओर जुड़ने पर किसका निर्माण हुआ, अद्यावरण का निर्माण हुआ। और इसके शीर्ष भाग भी पराग कणों को ग्रहण करने के लिए रूपांतरित हो गया, मतलब बीजाणु द्वार कोलन चैम्बर जैसी संरचना का धीरे धीरे क्या हो गया, विकास हो गया। इस प्रकार टिलोम थ्योरी के द्वारा अद्यावरण का उद्भव को समझाया गया है। तो कैसे होता है उद्भव, जो कि राइनिया प्लांट्स था, जीवाश्म टेरिडोफाइट्स प्लांट था, उसमें जो शाखाएं पाई जा रही थी उन्हें टिलोम शाखाएं कहा जाता था और वह फलक और अपलक प्रकृति की होती थी। फलक टिलोम की संख्या धीरे धीरे कम होती गई और केंद्र में व्यवस्थित हो गई और अपलक टिलोम इसके चारों ओर व्यवस्थित हो गए। धीरे धीरे फलक टिलोम की संख्या में और कमी आई, जिसके कारण केवल एक ही फलक टिलोम शेष बचती है और उसके ऊपर ही क्या होती है, बीजाणुदानी होती है और अपलक टिलोम इसके चारों ओर व्यवस्थित हो जाती है। और इसी समय क्या होता है, जो बीजाणुदानी थी उसमें बीजाणुओं की संख्या में भी धीरे धीरे कमी आती जाती है और केवल एक ही बीजाणु यहाँ पर शेष रह जाता है। और जो अपलक टिलोम की शाखाएं थी वह आधारीय भाग में जुड़कर आपस में जुड़ जाती है और इसके चारों ओर एक अद्यावरण जैसी संरचना बना देती है। और ऊपरी भाग में भी जो ऊपरी भाग था वह भी बीजाणु द्वार के रूप में रूपांतरित हो जाता है, मतलब पराग कणों को ग्रहण करने के लिए रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार टिलोम थ्योरी के द्वारा हम अद्यावरण के उद्भव को समझ सकते हैं। अब टिलोम थ्योरी के अलावा एक और थ्योरी दी गई जिसका नाम है बीजांडकाय रूपांतरणवाद या न्यूसीलर मॉडिफिकेशन थ्योरी। उसको भी हम डायग्राम के सहायता से समझते हैं। अगर हम बीजांडकाय रूपांतरणवाद सिद्धांत को या न्यूसीलर मॉडिफिकेशन थ्योरी को समझे, किसके संदर्भ में, अद्यावरण के उद्भव के संदर्भ में, तो जो बीजांडकाय रूपांतरणवाद सिद्धांत था वह एक फंड था सिनोप्टेरिक फंड, उस पर किए गए अध्ययन पर आधारित है। कौन सा फंड है, सिनोप्टेरिक फंड। जो सिनोप्टेरिड फंड की जो गुरु बीजाणुदानी थी उसका अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने और उसके बाद इस सिद्धांत को या बीजांडकाय रूपांतरणवाद सिद्धांत को दिया, जिसके द्वारा अद्यावरण के उद्भव को और उसमें वेस्कुलर सप्लाई को दर्शाया गया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है कि जो बीजाणुदानी होती थी, किसकी बीजाणुदानी, सिनोप्टेरिड फंड की बीजाणुदानी। इस बीजाणुदानी के ऊपरी भाग में क्या उपस्थित होते थे, दो गुरु बीजाणु उपस्थित होते थे और निचला जो आधारीय भाग था जो कि बंदे भाग था या बीजांडकाय वाला भाग था उसमें केवल एक वेस्कुलर सप्लाई उपस्थित होती थी। तो इस बीजाणुदानी में कुछ धीरे धीरे कुछ परिवर्तन होते गए और उसके द्वारा अद्यावरण की उद्भव या उसकी उत्पत्ति हुई। तो कौन कौन से परिवर्तन हुए, तो फर्स्ट तो यह परिवर्तन हुआ कि धीरे धीरे गुरु बीजाणुओं की या बीजाणुओं की संख्या में क्या आई, कमी आई और उनकी संख्या क्या हो गई, केवल एक हो गई। और वह गुरु बीजाणु कहाँ पर आ गया, धीरे धीरे आधारीय भाग में आ गया। इसी दौरान क्या हुआ, जो ये वेस्कुलर सप्लाई थी यह दो भागों में बट गई और दो भागों में बटने के पश्चात ये इसके दोनों ओर गति करती है और कुछ समय पश्चात इसको ये चारों ओर से घेर लेती है। जैसे ये जो वेस्कुलर सप्लाई थी इसने चारों ओर से घेर लिया। उसके बाद कुछ अन्य रूपांतरण और हुए जिसके द्वारा किसका निर्माण हुआ, अद्यावरण जैसी संरचना का निर्माण हुआ। तो ये किस पे आधारित है, ये सिद्धांत सिनोप्टेरिड फंड की जो गुरु बीजाणुदानी है
उस पर आधारित है। उस गुरु बीजाणुदानी में क्या पाए जाते थे? 2 गुरु बीजाणु पाए जाते थे जो कि ऊपरी फलक भाग में उपस्थित थे, जबकि जो निचला आधारी भाग था उसमें केवल एक वेस्कुलर स्ट्रैंड था। उसके पश्चात क्या हुआ? धीरे धीरे गुरु बीजाणुओं की संख्या में कमी आई और उनकी संख्या 1 ही रह गए और वह भी आधारी भाग में स्थापित हो गया और इसके नीचे जो वेस्कुलर सप्लाई थी वो 2 भागों में बढ़ गई। धीरे धीरे ये वेस्कुलर सप्लाई ऊपर की ओर गति करती है और कुछ समय पश्चात इस गुरु बीजाणुओं को चारों ओर से घेर लेती है और चारों ओर से घेर कर क्या करती है? एक अध्यावरण जैसी संरचना का या कुछ और अन्य रूपांतरण होते हैं इस गुरु बीजाणुदानी में, जिसके कारण अध्यावरण का उद्भव हो जाता है। तो ये था बीजांडकाय रूपांतरणवाद या न्यूक्लियर मॉडिफिकेशन थ्योरी। इसके द्वारा अध्यावरण के उद्भव को दर्शाया गया है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वह है अध्यावरण का विकास। तो अध्यावरण के विकास को भी हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा अध्यावरण का विकास। अभी अभी हमने अध्यावरण के उद्भव को डिस्कस किया है। इसके बाद देखेंगे हम अध्यावरण का विकास किस प्रकार होता है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। तो अध्यावरण के विकास को भी टिलोम थ्योरी के द्वारा या टिलोम सिद्धांत के द्वारा समझाया गया है। अब टिलोम थ्योरी के द्वारा क्या देखा था हमने, जो कि राइनिया टेरिडोफाइट्स पादप था, उसमें जो शाखाएं पाई जाती थी उन्हें टिलोम कहा जाता है। और वो शाखाएं कैसी थी? काफी लंबी लंबी शाखाएं थी। हमने देखा था ना, लंबी लंबी शाखाएं थी जिनमें कुछ फलद थी कुछ अफलद थी और वही लास्ट में केवल एक ही फलद शाखा शेष रह गई थी। तो जो वो फलद शाखा थी वह भी पहले तो कैसी थी? काफी लंबी थी, परंतु धीरे धीरे इस फलद शाखा के ऊपर जो बीजांड था या गुरु बीजाणुदानी थी या जो भी थी, उसके वृंत में क्या है? धीरे धीरे कमी आई और वह धीरे धीरे नीचे की ओर स्थापित होता गया और इसके चारों ओर जितनी भी अफलद शाखाएं थी उन्होंने इसको घेर लिया और घेर कर आपस में जो वो शाखाएं थी वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती है, जिसके कारण एक कीप नुमा संरचना का निर्माण होता है। और उस कीप नुमा संरचना का जो ऊपरी भाग होता है वो थोड़ा खुला हुआ रहता है, जबकि आधारी भाग है उसमें आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार अध्यावरण का विकास संपन्न होता है और विकास के दौरान धीरे धीरे क्या हुआ? उस कीप नुमा संरचना का जो ऊपरी भाग था वह भी बीजांड द्वार के रूप में और पोलन चैम्बर के रूप में रूपांतरित हो गया। तो इस प्रकार अध्यावरण का विकास संपन्न होता है। अब हमें देखना है कि जो बीजांड द्वार बना है और पोलन चैम्बर बना है उसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो बीजांड द्वार या पोलन चैम्बर के निर्माण के दौरान क्या हुआ? जो बीजांड था इसके शीर्ष भाग में यहाँ पर एक अतिवृद्धि उत्पन्न हुई। क्या हुई? अतिवृद्धि उत्पन्न हुई और उस अतिवृद्धि को कहा गया सेंट्रल एक्सिस या सेंट्रल कॉलम। क्या कहा गया? सेंट्रल एक्सिस या सेंट्रल कॉलम कहा गया। तो बीजांड का जो शीर्ष भाग था या गुरु बीजाणुदानी का जो शीर्ष भाग था उसके ऊपर एक अधिक वृद्धि जैसी संरचना या एक लंबे डंडे के समान संरचना निर्मित हुई, जिसे सेंट्रल एक्सिस या सेंट्रल कॉलम कहा गया। और इस बीजांड की ही जो बीजांडकाय था इसकी जो बाह्य त्वचा थी या इसकी जो ऊपरी भाग की जो त्वचा थी ये ऊपर की ओर उठकर इसने एक प्रकार की झिल्ली का निर्माण किया, जिसे लेजिनोस्टोमा झिल्ली कहा जाता है या लेजिनोस्टोमा कहा जाता है। अब इस सेंट्रल एक्सिस का जो ऊपरी भाग था ये धीरे धीरे यहाँ से गायब होता गया और गायब होकर इसने यहाँ पर क्या किया? एक बीजांड द्वार जैसी संरचना बनाई और फिर जब ये पूरा ही यहाँ से विलुप्त हो गया या केवल कुछ थोड़ा बहुत मात्रा में बचा तो यहाँ पर इसने पोलन चैम्बर जैसी संरचना का भी निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार इनमें बीजांड द्वार और पोलन चैम्बर जैसी संरचना का निर्माण होता है। वो किसके द्वारा होता है? सेंट्रल एक्सिस के द्वारा होता है, जो कि बीजांडकाय के ऊपरी ऊतकों के द्वारा किया जाता है। और लेजिनोस्टोमा झिल्ली भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, जिसके केंद्र में यहाँ पर बीजांड द्वार और पोलन चैम्बर हमें दिखाई देता है और आधारीय भाग में सेंट्रल एक्सिस का कुछ बचा हुआ भाग यहाँ पर
उपस्थित होता है। परंतु जो कुछ स्पेशल टाइप के बीजांड हैं, जैसे अगर कुछ बीजांडों की बात करें तो उनमें एक विशेष प्रकार की रोचक संरचना है, एक विशेष प्रकार की संरचना और पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है सेल पिनक्स। क्या कहा जाता है? सेल पिनक्स कहा जाता है। इस सेल पिनक्स का निर्माण भी बीजांड के शीर्ष भाग में ही होता है और सेल पिनक्स उन बीजांडों में बनती है जिनमें बीजांड द्वार या तो अल्प विकसित होता है या एब्सेंट होता है। और जो सेल पिनक्स का जो कार्य होता है वो क्या है? पराग कणों को पोलन चैम्बर की ओर दिशा निर्देश देना या पोलन चैम्बर की ओर भेजना। तो कुछ ऐसे बीजांड होते हैं जिनमें विशेष प्रकार की रोचक संरचना पाई जाती है, जिसे सेल पिनक्स कहा जाता है। और सेल पिनक्स ऑब्वियसली उन बीजांडों में बनती है जिनमें बीजांड द्वार या तो एब्सेंट होगा या अल्प विकसित होगा। और सेल पिनक्स का कार्य क्या है? पराग कणों को पोलन चैम्बर की ओर दिशा निर्देश देने का या पोलन चैम्बर की ओर भेजने का इसका कार्य है। इस प्रकार हमने टिलोप सिद्धांत के द्वारा क्या बनाया? अध्यावरण बनाया। साथ ही हमने बीजांड द्वार पोलन चैम्बर जैसी संरचना का भी निर्माण किया और कुछ स्पेशल टाइप के बीजांड में सेल पिनक्स जैसी संरचना का भी निर्माण किया। अब कुछ बीजांडों के या कुछ पादपों के अध्ययन से हमें यह पता लगा कि जो यहाँ पर जो बीजांड द्वार या पोलन चैम्बर जैसी संरचना बनी है, भाई किसी ने किसी पादप के बीजांड का तो अध्ययन किया होगा, जब यह पता लगा किस प्रकार ये संरचनाएं बनती है। तो वह पादप कौन कौन से हैं? तो वह पादप है, एक तो हाइड्रेस्पर्मा, एक है सालिपिंगोस्टोमा और एक है यूराइस्टोमा। क्या है? हाइड्रेस्पर्मा, एक है सालिपिंगोस्टोमा और एक है यूराइस्टोमा। तो इन पादपों के बीजांडों का अध्ययन करके बीजांड द्वार तथा पोलन चैम्बर के विकास या इनकी उत्पत्ति के बारे में पता लगाया गया। तो दोबारा से देख लीजिए आप, टिलोप सिद्धांत के द्वारा क्या था? राइने के पादप में दो प्रकार की, मतलब राइने के पादप में जो शाखाएं थी उसे टिलोप कहा गया। उसमें फलद और अपलद दो प्रकार की शाखाएं थी। फलद शाखाओं की संख्या धीरे धीरे कम होती गई, केवल उनमें से एक ही शेष रह गई और अपलद उसके चारों ओर व्यवस्थित हो गए। फिर जो फलद शाखा थी उसके ऊपर जो बीजाणुदानी थी वो उपस्थित थी। तो उस बीजाणुदानी का जो व्रंत था उसकी लंबाई में धीरे धीरे कमी आती गई और वह धीरे धीरे नीचे की ओर व्यवस्थित होता गया और उसके चारों ओर अपलद जो शाखाएं थी वो चारों ओर व्यवस्थित होकर आपस में जुड़ जाती है और उनके ऊपरी सिरे स्वतंत्र रहते हैं। इस तरह अध्यावरण का विकास होता है। फिर जो बीजाणुदानी थी उसका ही जो शीर्ष भाग था उसके द्वारा लेजिनोस्टोमा झिल्ली का निर्माण किया गया। साथ ही उसमें सेंट्रल एक्सिस जैसी अतिवृद्धि बनी। फिर धीरे धीरे सेंट्रल एक्सिस जब गायब हुआ तो बीजांड द्वार बना। फिर थोड़ा बहुत और गायब हुआ तो पोलन चैम्बर बना और उसके पश्चात कुछ बीजांडों में सेल पिनक्स जैसी संरचनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी पढ़ते हैं जिनमें धीरे धीरे विकास के क्रम का पता लगाया गया और देखा गया कि माइक्रोपाइल का डेवलपमेंट या बीजांड द्वार किस प्रकार बनता है या अध्यावरण किस प्रकार बनता है। तो पहले हम बात करते हैं जिनोमोस्पर्माटिड स्टोनाई जो बीजांड के जिनोमोस्पर्माटिड पादप का जो बीजांड था उस बीजांड में जो आधारीय शाखाएं थी या जो आधारीय शाखाएं थी वो तो जुड़ी हुई थी, जबकि जो ऊपरी भाग की जो शाखाएं थी मतलब शाखाओं के जो ऊपरी सिरे थे वह ऐसे बाहर की ओर फैले हुए थे। जैसे जैसे विकास का क्रम आगे बढ़ा तो जो जिनोमोस्पर्मा जो लेटेंस है उसमें आधारीय भाग की जो शाखाएं थी वह आपस में फ्यूज थी या जुड़ी हुई थी। केवल ऊपरी भाग उनके स्वतंत्र थे जो कि एक दूसरे की ओर मुड़े हुए थे और एक अपवर्तित बीजांड द्वार जैसी संरचना का निर्माण
कर रहे थे। उसी प्रकार अगर विकास के क्रम में हम आगे बढ़े तो जो यूरिस्टोमा एंजियोडेरी का जो बीजांड था उसमें कंप्लीटली जो शाखाएं थी वह जुड़कर एक कवर लाइक या बीजाणुदानी के चारों ओर एक आवरण जैसी संरचना का निर्माण कर दिया था और ऊपरी भाग में केवल ऐसा लग रहा था कि बीजाणु द्वार का निर्माण हो चुका है, मतलब माइक्रोपाइल लाइक ओपनिंग यहाँ पर हमें दिखाई देती है। उसी प्रकार अगर विकास के क्रम में और आगे बढ़ा जाए तो जो स्टेनोस्टोमा का जो बीजांड है, किसका स्टेनोस्टोमा का जो बीजांड है उसमें तो माइक्रोपाइल का निर्माण ही हो चुका था और मध्यावरण भी कंप्लीटली रूप से बन चुका था। इस प्रकार हम मध्यावरण के विकास को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो सेकंड पॉइंट था बीज का विकास वह कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट को देखते हैं, अचल नर युग्मकों का विकास। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वह है अचल नर युग्मकों की उत्पत्ति एवं विकास। तो अगर हम प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में जो नर युग्मक थे वह कैसे थे? चल प्रकृति के नर युग्मक थे और उनकी जो साइज थी वह भी कैसी थी? बड़ी थी। और चल नर युग्मक थे तो सीलिया या कशाभिका के माध्यम से वह गमन करते थे और सीलिया और कशाभिका के माध्यम से वह अपने जहाँ पर उन्हें जाना था वहां पर वह पहुंचते थे। परंतु विकास के दौरान क्या हुआ? धीरे धीरे जो चल नर युग्मक थे उनसे कौन से नर युग्मकों का निर्माण हुआ? अचल तथा छोटे नर युग्मकों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? अचल तथा छोटे नर युग्मकों का निर्माण हुआ। जैसे अगर हम आज भी बात करें जो एल्गी है उसके अंदर भी कौन से नर युग्मक? चल नर युग्मक जो कि वाटर बॉडी में कशाभिकाओं के माध्यम से गमन करते हुए फीमेल गैमेट तक पहुंचते थे जो नर युग्मक होते थे। उसी प्रकार जो मेल और फीमेल गैमेट दोनों में ही क्या पाई जाती थी? कशाभिकाएं पाई जाती थी और संयोग वशी वह मिल पाते थे। इसी प्रकार अगर ब्रायोफाइटा की हम बात करें तो ब्रायोफाइटा में भी जो नर युग्मक थे वह कैसे थे? कशाभिकाएं युक्त थे क्योंकि कशाभिकाओं के माध्यम से वाटर बॉडी में गमन करते हुए एक सेल तक या अपना जो फीमेल गैमेट तक वहां तक पहुंचते थे। उसी प्रकार अगर टेरिडोफाइट्स की भी हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स में भी क्या होते थे? नर युग्मक सर्पिलाकार तथा कैसे होते थे? कशाभिकाएं युक्त होते थे। और टेरिडोफाइटा में भी निषेचन के लिए क्या जरूरी होता था? जल जरूरी होता था, मतलब जल के माध्यम से ही नर युग्मक कहाँ पर जाएंगे? फीमेल गैमेट तक जाएंगे। उसी प्रकार जैसे हम जिम्नोस्पर्म में आए तो जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार का निषेचन होना स्टार्ट हो गया? साइक्लोगेमी प्रकार का निषेचन हो गया। कौन से प्रकार का निषेचन? साइक्लोगेमी प्रकार का निषेचन होना शुरू हो गया। इस प्रकार के निषेचन में क्या होता है? जो नर युग्मक होते हैं वह प्राग नलिका के माध्यम से कहाँ तक स्थानांतरित होते हैं? स्त्री दानी तक स्थानांतरित होते हैं। और नर युग्मकों को भी मेल प्लांट से फीमेल प्लांट तक पहुंचाने के लिए कौन पहुंचाता है? तो परागकण पहुंचाता है, क्योंकि परागकण के द्वारा ही मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा और उसी के अंदर क्या बनेंगे? मेल गैमेट बनेंगे। तो जो परागकण होते थे वह लघु बीजाणुदानी या मेल प्लांट के ऊपर बनते थे। तो परागकण वायु के माध्यम से, मतलब परागण की प्रक्रिया में भी क्या हुआ? विकास हुआ। पहले परागण जल के माध्यम से होता था, अब परागण वायु के माध्यम से हो रहा है या विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट के माध्यम से हो रहा है या विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से हो रहा है। उनके द्वारा मतलब परागकणों के साथ ही नर युग्मकों को भी बीजांड में लाया जा रहा है और नर युग्मक बीजांड में परागण के मतलब जो परागकण है उसके अंदर उपस्थित है, उसके अंदर परागकण के द्वारा मेल गैमेटोफाइट का निर्माण किया जाएगा और उस मेल गैमेटोफाइट के अंदर जो बॉडी या जनरेटिव सेल होगी उसके द्वारा नर युग्मक बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर परागण की प्रोसेस में भी क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। और साथ ही जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में साइक्लोगेमी प्रकार का निषेचन होना शुरू हो गया है। इस प्रकार के निषेचन में मेल गैमेट्स को पराग नलिका के माध्यम से स्त्री
नाली तक पहुंचाया जाता है। और पराग नलिका का निर्माण हो जाने के कारण जो मेल गैमेट्स थे वह इसमें किस प्रकार से गमन करते थे, इसमें लुढ़कते हुए गमन करते थे। इसी कारण इनमें सीढ़ी या कशाभिका जैसी संरचनाओं का कोई उपयोग नहीं रहा। इसी कारण धीरे धीरे सीढ़ी या कशाभिका यहाँ से लुप्त हो गई। इस प्रकार चल नर युग्मकों से अचल तथा छोटे नर युग्मकों का निर्माण हुआ, क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट भी कैसा है, छोटा है, तो जो गैमेट बनेंगे वह भी कैसे बनेंगे, छोटे बनेंगे। और साथ ही यहाँ पर पराग नलिका में लुढ़कने के कारण या लुढ़कते हुए जाने के कारण यहाँ पर सीढ़ी या कशाभिका जैसी संरचनाओं का कोई उपयोग नहीं रहा और सीढ़ी या कशाभिका यहाँ से गायब हो गए। इस प्रकार अचल नर युग्मकों का उत्पत्ति या उनका विकास संपन्न हुआ। परंतु आज भी हम जिम्नोस्पर्म में देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म में साइकस तथा गिंगो ऐसे प्लांट हैं जिनके जो नर युग्मक होते हैं और थोड़े बड़े लट्टू आकार के तथा सीढ़ियां युक्त होते हैं, क्योंकि उनके नर युग्मकों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, कई चक्रों में सीढ़ियां पाए जाते हैं, जो कि इस बात का संकेत है कि साइकस और जो गिंगो का जो पादप है ये क्या है, निम्न जिम्नोस्पर्म कुल के पादप है, मतलब लोअर जिम्नोस्पर्म कैटेगरी के पादपों की श्रेणी में आने वाले पादप है। और आपने देखा था कि जो परागण की जो प्रोसेस होती है, मतलब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है और उसके फलस्वरूप जो मेल गैमेट बनते हैं वो 3 प्रोसेस के दौरान बनते हैं। एक तो प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट और पोलिनेशन होता है उनके बीच में। तो प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, या तो 3 कोशिकीय या 4 कोशिकीय या 5 कोशिकीय अवस्था में प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट होता है। और उस दौरान मेल गैमेटोफाइट या तो 3 कोशिकीय हो सकता है या 4 कोशिकीय हो सकता है या 5 कोशिकीय हो सकता है। और इतने तक का विकास कहाँ पर होता है, लघु बीजाणुदानी के अंदर ही होता है, क्योंकि प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, लघु बीजाणुदानी के अंदर ही होता है। और लघु बीजाणुदानी के अंदर ही जो परागकण होते हैं या लघु बीजाणु होते हैं वो 3 कोशिकीय अवस्था तक या विकास कर सकते हैं, कुछ पादपों में 4 कोशिकीय तक और कुछ पादपों में 5 कोशिकीय अवस्था तक विकास कर सकते हैं और कुछ में 1 कोशिकीय अवस्था तक विकास करते हैं। जैसे अगर हम साइकस की बात करो तो 3 कोशिकीय अवस्था तक वो कहाँ पर रहता है, लघु बीजाणुदानी के अंदर, पाइनस में 4 कोशिकीय अवस्था तक और एप्रिडा में 5 कोशिकीय अवस्था तक, और टेक्सस की बात करो तो 1 कोशिकीय अवस्था तक रहता है। उसके पश्चात क्या होता है, परागण होता है और परागण के द्वारा वह जो परागकण या लघु बीजाणु है बीजांड द्वार में, बीजांड द्वार के पोलन चेंबर में वहां तक वो पहुंचाए जाते हैं। तो साइकस में 3 कोशिकीय अवस्था में परागण होता है, पाइनस में 4 में होता है और एप्रिडा में 5 कोशिकीय अवस्था में होता है, जबकि टेक्सस में तो वह 1 कोशिकीय अवस्था में ही यहाँ से मुक्त हो जाता है। फिर आगे का विकास कहाँ पर होता है, पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट, मतलब बीजांड के पोलन चेंबर में होता है। फिर वहाँ पर उसमें पराग नलिका बनेगी और उसके अंदर जो बॉडी या जनरेटिव सेल होगी वो क्या बनाएगी, मेल गैमेट्स का निर्माण करने का कार्य करेगी और वो मेल गैमेट ट्यूब न्यूक्लियर के पीछे पीछे गमन करेंगे, स्त्री नाली तक पहुंचेंगे और एक सेल को फर्टिलाइज करने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो परागण की जो प्रोसेस है उसके काफी एडवांस होने के कारण और साथ ही साइक्लोगेमी प्रकार का निषेचन संपन्न होने के कारण चल नर युग्मकों से अचल नर युग्मकों का तथा छोटे नर युग्मकों का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार हमने 3 पॉइंटों के अंतर्गत, एक तो हेटेरोस्पोरी डेवलपमेंट, एक बीज का विकास और एक अचल नर युग्मकों की उत्पत्ति एवं विकास के माध्यम से पादपों में सीड हैबिटेट को स्टडी किया है। तो ये आज आपकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंसेज और उनमें समानताओं को लिखिए, तो वह भी मैं नोट्स में लिख के आपको भेज दूंगा। वैसे आपको पता ही होगा कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या क्या अंतर है, क्या क्या समानता है, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है इस यूनिट से। तो आज ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हम सेकंड पेपर को स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर हम एंजियोस्पर्म की विभिन्न फैमिलीज को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसकी हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए। अगर जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा तो हम
सेकंड और जो थर्ड यूनिट बची है हमारी, उसको भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।